नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेन पेपर 2022 को डिस्कस कर रहे हैं। ये जीएस पेपर 2 है, जनरल स्टडी पेपर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जीएस पेपर 1 को डिस्कस कर लिया है। आप चाहे तो जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्रीफली डिटेल से चर्चा की है सभी क्वेश्चनों की। 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस कर लिए हैं और ब्रीफली डिटेल से मैंने हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज समझाया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा इसका मोटिवेशन दीजिए और अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं इसमें जो इसका सिलेबस है, पहले इसको देख लीजिए आप। सिलेबस किस आधार पर इसको सेट किया गया है। ऑलमोस्ट जो यूपीएससी का सिलेबस है वो यूपीपीसीएस में भी यही फॉलो किया जा रहा है, तो आप इसको जानना चाहिए। इसमें ये सिलेबस है, सिलेबस को आप देख सकते हैं। फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट इशू, चैलेंजिंग पार्टनिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस ऑफ लोकल डेवलप एंड द चैलेंज देयर इन। तो ये सब बातें इसमें पूछी गई हैं आपसे कि ये जो सिलेबस मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये जीएस 2 का पेपर का सिलेबस है। तो ये इस आधार पर क्वेश्चन इसको सेट किए जाते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि ये 200 मार्क्स का इसका पेपर है। इससे पहले भी 200 मार्क्स का पेपर हुआ था जीएस 1 का, और 3 घंटे इसमें दिए जाते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं। उसमें आपको 125 वर्ड लिखने होते हैं, और जो 10 क्वेश्चन बाकी होते हैं उनमें आपको 200 वर्ड लिखने होते हैं, वो 12 नंबर के होते हैं। तो 200 नंबरों का आपका पेपर सेट किया जाता है इसमें। तो ये बातें आपको बेसिक नॉलेज है, जाननी होगी। अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये पहला क्वेश्चन है, नीचे आप सेक्शन ए के अंदर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की विशेषताएं बताइए। एक उमंग योजना है, उमंग एक एप्लीकेशन भी है। एक उमंग योजना के तहत इसको चलाया गया था। उमंग की मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। यूनिफाई मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को कैसे बेनिफिट करेगा ये उमंग योजना। और उमंग जो ऐप है, ये एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं और क्या क्या किस आधार पर इसमें ई गवर्नेंस को इसमें प्रमोट किया जाएगा, तो ये बात इसमें आप लिख सकते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन को लिखिए कि जो उमंग ऐप है वो किस आधार पर बनाया गया है। सरकार का ओपन सोर्स उमंग ऐप है। इसमें सारी की सारी चीज़ें वो डेवलप की गई हैं जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देंगी। जैसे मैं इसमें एक दो उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जैसे इक्वे जो एजुकेशन है अपनी, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाना। ईपीएफओ जो आपने देखा होगा, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना इसके अंदर लाई गई है। ई रक्त कोष है इसमें। नेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप पोर्टल भी इसी के अंदर फॉल करता है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कर दिया है कि जितनी भी सरकार की जितनी भी योजनाएं चली हुई हैं फिलहाल के टाइम में, तो वो सारी की सारी योजनाएं एक उमंग ऐप के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप बातें इसमें लिख दें, इसमें फ्यूचर भी लिख दीजिए। और फ्यूचर की ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए सरकार द्वारा उमंग ऐप को लाया गया है। उमंग एक योजना है। तो ये सब बातें इसमें इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में वर्णन कर दीजिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आप वो सभी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जिस आधार पर सरकार की जो ई गवर्नेंस है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये बातें इसमें हो गई पहले क्वेश्चन की। ये ब्रीफली डिटेल से मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसे डिटेल वाइज समझा दूंगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। गरीबी और भूख के मूल कारण क्या है, इनको दूर करने के लिए क्या सरकारी नीतियाँ लागू की गई हैं। आप पहले गरीबी और भुखमरी की जो भूख होती है उसकी थोड़ी डेफिनेशन देंगे कि गरीबी और भूख क्या होती है। अब जो अलग अलग बैंक हैं, जैसे एशियाई विकास बैंक है, उसके अनुसार क्या गरीबी है, और जो वर्ल्ड बैंक है उसके अनुसार क्या गरीबी कैसे डिफाइन किया जाता है। भारत में लगभग 21.9% जनसंख्या 2011 के डेटा के अनुसार 21.9% जो जनसंख्या है वो गरीबी में है, गरीबी रेखा से नीचे आती है। भारत में नियोजित जनसंख्या के अनुपात 2011 से एक दिन में लगभग $1.90 $1.90 जिस जो एक आदमी का कंज्यूम करने के लिए है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये एशियाई विकास बैंक की एक आंकड़े के अनुसार ये कहा गया है कि अगर कोई गरीब है तो उसकी जो आमदनी है $1.90 की आमदनी होनी चाहिए, तो वो गरीबी रेखा से नीचे फॉल करेगा। तो आप इसमें आंकड़े लिखेंगे और गरीबी रेखा को डिफाइन करेंगे किस आधार पर गरीबी को डिफाइन किया जाता है और गरीब कौन है। इसमें विश्व बैंक के आधार पर क्या कहा गया है कि विश्व बैंक समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को निर्धारित करता है, क्योंकि दुनिया भर के बुनियादी भोजन, कपड़े और आश्रय से लिए रहने के लिए लागत के परिवर्तन होता रहता है, तो इस आधार पर विश्व बैंक डिफाइन करता है। तो ये सब बातें आप इसमें कोट कर दीजिए, जिसके आपको क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। जिनके पास संसाधनों की कमी होती है वो भी गरीबी में फॉल करता है। गरीबी का क्या कारण होता है आप इसको पहले लिखिए इसमें।
जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है जब गरीबी होती है, कृषि में कम उत्पादकता होती है तब गरीबी होती है, कीमत का बढ़ना, बेरोजगारी, सरकार की जो पहले हैं, अब इसमें आप लिख दीजिए कि जो सरकारी पहले हैं आप इसको गरीबी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप इसमें ये बातें लिखिए। गरीबी को सभी राज्यों सभी रूपों में समाप्त करने का एसडीजी का सतत विकास के लिए 2030 में एक एजेंडा है। आपको पता होगा एसडीजी के 17 एजेंडे हैं, उसमें सभी देशों को मानना है। 2015 से बनाए गए हैं वो, और 15 सालों में 2030 तक वो सभी चीज़ें सभी देशों के लिए अप्लाई होनी है। तो जो पहला ही एसडीजी का जो पहला ही लक्ष्य है जिसमें कहा गया है कि गरीबी को जीरो करना है, मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए किसी भी देश के अंदर, तो पहला ही आप इसमें ये बात भी लिख दीजिए कि जो एसडीजी लक्ष्य है उसमें पहला लक्ष्य एसडीजी के अंदर आता है गरीबी के लिए। और जो सरकार के जो लक्ष्य हैं इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो करते हैं। पहला आप इसमें लिखिए जो सांसद हैं, आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू की गई थी। इसके तहत क्या बात होती है कि इसके तहत ये चीज़ें होती हैं कि जो एक सांसद होगा वो एक 5 गाँव को अपने अंडर में उनको डेवलप करेगा, और में वो सभी चीज़ें बुनियादी ढांचे को उसमें डेवलप करेगा, और जो उनकी जो चीज़ें होती है जैसे सड़कें बनवा देना, नलकूप वगैरह लगवा देना, तो वे सभी चीज़ें एक सांसद के द्वारा की जाएंगी। तो ये एक योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और दूसरी योजना को आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आप दे सकते हैं, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत इसको चलाया जा रहा है। 2011 में शुरू की गई थी। मनरेगा भी गरीबी को कम कर सकती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013 में चलाया गया था। पीएम जनधन योजना, जिनका खाते खोले गए थे, जिनके आधार पर आपकी जो जमा पूंजी है वो आप बैंक अकाउंट से जुड़ने के लिए सरकार के द्वारा पीएम जनधन योजना चलाई गई थी। भूख से निपटने के लिए अब जो जीएचआई इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें भी भारत की जो दयनीय स्थिति है, लगभग 107 देशों में भारत की जो रैंक है वो 94वें स्थान पर आता है। भारत के लिए जो सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया, जो भूख को निपटाने के लिए, भूख से निपटने के लिए 2018 में शुरू किया गया था। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है 2007 में इसको शुरू किया गया था। शून्य भूख एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये भी बात इसमें अगर आप लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो इजीली हल हो जाएगा। तो बातें मैंने आपको बता दी है सरकार की क्या पहले हैं, भूख को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। तो ये बेरोजगारी और गरीबी को लेकर ये सब बातें आप इसमें लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब आपको नीति निर्माण प्रक्रिया में जो एनजीओ की भूमिका है उसको डिस्कस करना है। पहले तो आप देखिए कि एनजीओ होता क्या है। एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको सरकार के नियम कायदे कानून से परे होकर भी, मतलब वो अपने कार्य करती है, सामाजिक कल्याण के हेतु वो कार्य करती रहती है। अब मैं आपको इसके डेफिनेशन भी बता देता हूँ। एनजीओ किस किस रोल को प्ले करती है। एनजीओ एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। पहले आप इसकी डेफिनेशन को लिखिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड कॉर्पोरेशन चैरिटेड बाई created by natural or the legal people that operate independently from any form of government। अब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट के रूल से या आधार पर वो करेगी। गवर्नमेंट एक प्राइवेट भी हो सकती है, और मतलब एनजीओ एक प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। वो काम सभी के सभी वो एक समाज को उत्थान के लिए करती हैं। समाज के जो जिस चीज़ की जरूरत होती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, तो उस आधार पे भी एनजीओ काम करती रहती है। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोकतंत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भारत में लगभग 3.4 मिलियन है। जो भारत में आज फिलहाल जो कार्य कर रही हैं, लगभग 34 लाख जो संगठन है वो कार्य कर रहे हैं। और जो हाशिए पर वंचित समुदाय के लिए आपदा राहत में लेकर समर्थन तक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत में विकासशील देश की भूमिका में जिम्मेदारियों के बहुत अधिक है। जैसे अंतर को भरना, एनजीओ का कार्य क्या है, अंतर को भरना। एनजीओ के कार्यक्रम में खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और इनके लोगों को पहुंच प्रदान कराते हैं। आपने सुना होगा जब कोविड-19 का समय चल रहा था तो जो प्रवासी लोग हैं, लॉकडाउन पूरे देश में लग गया था, जो प्रवासी लोग हैं वो अपने घर को जा रहे थे, लेकिन कुछ एनजीओ सामने आए थे। उन एनजीओ ने उनकी मदद की और उनको उनके घर तक पहुंचाया, उनको खाना प्रोवाइड कराया, उनको जो असिस्टेंट होती है, जो सुविधाएं होती है, सैनिटेशन की सुविधा उनके साथ की गई। तो ये सब बातें आप इसमें कोट कर सकते हैं। जो एनजीओ की भूमिका है वो जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनजीओ की भूमिका अभी जो हाल ही में पेंडेमिक गया है उसमें रही है। तो आप इसमें ऐसी ऐसी बातें लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपका इजीली हल हो जाएगा। ये सब बातें मैंने इसमें आपको बता दी हैं
कि एनजीओ का रोल क्या क्या होता है। एक एंटी करप्शन में रोल प्ले कर सकते हैं, लिटरेसी रेट, एग्रीकल्चर, रिलीफ जो है, रिहेबिलिटेशन है, ह्यूमन राइट है, पीस है, कंजर्वेशन है, लैंड राइट है। तो ये सब एनजीओ के कार्य हैं, तो आप इसको इसमें लिख सकते हैं। हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। अब बात करनी है आपको 21 के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत। 21 संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो आप इसमें ब्रीफली डिटेल से लिख दीजिए। पहले तो आपको जीवन का अधिकार है, इसमें पहले आप ये बेसिक नीड लिख दीजिए। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और जीवन को जीने की एक प्रक्रिया का तहत एक भारतीय जीवन का जो नागरिक है उसको समझाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो भारत जो लगभग ऐसे 20-25 इसमें आर्टिकल हैं। आर्टिकल में आपको ये सब चीज़ें डिफाइन गई है कि 14 साल तक का आपको फ्री शिक्षा का अधिकार है, और 6 से 14 साल तक आपको शिक्षा का अधिकार है, और दूसरी बात आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको निजता का अधिकार है। तो ये सब बातें आप इसमें अनुच्छेद 21 के तहत जो जो बातें आती हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अनुच्छेद 21 के बारे में, इसके परिधि के अधिकार को जो शामिल है वो सब बातें आप इसमें लिख दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यों के संबंधों का विचार कीजिए। कंसिडर द फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। बात करते हैं हम केंद्र और राज्य और मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के कार्यों के संबंध के बारे में। ये मैंने आर्टिकल 21 के बारे में जो आपको पिछले क्वेश्चन के बारे में बताइए, ये आप इसमें देख सकते हैं। अब जो आर्टिकल 163 है वो क्या कहता है, द गवर्नमेंट इज एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, नोट व्हेन द गवर्नर एक्ट इज एट हिज ओन डिस्क्रिशन, नो एडवाइज इज नीडेड बाय द काउंसिल। अनुच्छेद 163 ये बात कहता है कि गवर्नर की एडवाइज पर जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो काउंसिल में बैठेंगे, वो किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये बातें आप इसमें लिखेंगे। और दूसरी बात, आप इसमें पहले तो आप इसमें जो चीफ मिनिस्टर के बारे में आप लिखेंगे कि चीफ मिनिस्टर कैसा होता है। चीफ मिनिस्टर वो होता है जब किसी सरकार कोई सरकार के तहत आता है और वो आके अपने बहुमत को साबित करता है, और जो गवर्नर होते हैं, जो बहुमत का बड़ा दल होता है, वो सबसे ज़्यादा जिसको सीटें प्राप्त होती है वो उसको बुलाता है और अनुच्छेद के तहत वो आप उसको नियुक्ति करता है। और सिफारिश किसकी की जाती है, चीफ मिनिस्टर की जाती है। जो नेता जो दल का होता है उसके आधार पर ही जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है वो गवर्नर के आधार पर ही बनाया जाता है, गवर्नर उसकी नियुक्ति करता है, सीएम की सिफारिश होती है। यह बात आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 164 क्या कहता है, गवर्नर अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर एंड लेटर चीफ मिनिस्टर रिकमेंडेड गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। ये बात मैंने आपको बता दी। मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है जो वो गवर्नर ही करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है, चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर करता है। आर्टिकल 167 क्या कहता है, मिनिस्टर हैज द कम्युनिकेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दैट आर टेकन बाई हिम एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ गवर्नर। ये सब बात इसमें लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से अपने क्वेश्चन को इसको बना सकते हैं। अब गवर्नर की पावर को करते हैं। पहले तो आप गवर्नर को देखिए कि गवर्नर का जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। आर्टिकल 154 ये कहता है कि एक भारत में एक गवर्नर का पद होगा, स्टेट का एक गवर्नर का पद होगा, जिसकी नियुक्ति एक राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये नियुक्ति के प्रावधान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट ऑफ द गवर्नर की होगी। 162 में इसमें ये पावर है गवर्नर की। अब बात करते हैं पहले एक जो राज्यपाल होते हैं वो संबंधित महत्वपूर्ण इसमें अनुच्छेद क्या क्या होते हैं गवर्नर के। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्यों के गवर्नर होंगे। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यों की कार्यकारी शक्ति क्या होगी। और अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद की अवधि कितनी होगी। ये सब बातें इसमें कोट करी हुई हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सी बातें हैं। और इनकी अब पावर की बात करते हैं। पावर क्या होती है, गवर्नर के पास जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है, पार्डनिंग की पावर होती है, और एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, वही पावर गवर्नर को दी गई है। गवर्नर को क्या होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर, पावर ऑफ पार्डन और डिक्शनरी पावर। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे एक राष्ट्रपति को पावर दी जाती है, ऐसे एक गवर्नर को पावर दी जाती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर की, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर को रिकमेंड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। अब इसमें हमें जो बात करनी है वो वित्त आयोग के बारे में बात करनी है। पहले तो वित्त आयोग की आप इसमें परिभाषा लिखेंगे कि केंद्र, वो तो बाद में लिखेंगे, पहले वित्त आयोग की परिभाषा लिखेंगे। आर्टिकल 268 क्या कहता है? आर्टिकल 268 ये कहता है कि जो भारत में एक वित्त आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वित्त आयोग कार्यकाल 5 साल का होगा। 5 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर सरकार के रिकमेंड के आधार पर वो सारी बातें उसमें माननी होगी। अब इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 275 क्या कहता है? संसद ऐसे राज्यों की उपयुक्त सहायता अनुदान देने का संबंध उत्पन्न करती है जिसे संसद की दृष्टि से में सहायक हो। आर्टिकल 286, 87 और 288, 89 में यह केंद्र राज्य सरकारों के एक दूसरे के द्वारा वस्तुओं पर कर लगाने से मना किया गया है। बात मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल और लेमन लैंग्वेज में आपको वित्त आयोग की पहले परिभाषा लिखनी है। वित्त आयोग क्या होता है, आर्टिकल के किस अनुच्छेद के तहत आता है। दूसरा इसमें आपको लिखना है कि जो वित्त आयोग का कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। सब बातें आप इसको इसमें कोट करनी है। वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष में समाप्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी है। और जो इस साल की जो रिकमेंड है, जो आपको पता होगा, जो 15वां वित्त आयोग अभी फिलहाल चल रहा है, वो 2017 में इसको गठन किया गया था और 2022 तक उसका कार्यकाल है। उसकी जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें किस आधार पर दी गई है कि जो सरकार के द्वारा, जो यूनियन जो सरकार है, जो हमारी केंद्र में सरकार है, उसके द्वारा जो राज्यों के लिए फंड किया जाता है वो 42% किया जाएगा। लेकिन सरकार ने वो जो रिकमेंड है उसकी मानने से इनकार कर दिया और 41% ही उसको फंड को रखा गया है। रिकमेंड किसकी थी? वित्त आयोग की रिकमेंड थी कि 42% होना चाहिए। जो सरकार का जो रेवेन्यू होता है उसमें से 42% जो सरकार जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से कर वसूलती है, तो उसका जो 42% होता है वो सब राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कितना परसेंट? 42%। तो ये आप बातें इसमें लिख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि स्टेट और जो सेंटर होते हैं उनके आपस में मतभेद इसी बात को लेकर रहते हैं कि जो अनुसूचियों में जो विषय दिए गए हैं उनके आधार पर भी उनमें मतभेद रहते हैं। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने 7 क्वेश्चन की। लोक अदालत के बारे में क्वेश्चन है। लोक अदालत ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। स्पष्ट करिए। लोक अदालत हैव एक्टेड एज ए ग्रेट कैटलिस्ट फॉर चेंज इन द इंडियन लीगल सिस्टम एटिकेट। पहले तो आप लोक अदालत को समझाइए कि लोक अदालत क्या होते हैं। यह एक गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी सिद्धांत आपको पता होगा कि गांधीवादी कैसा सिद्धांत होता था कि हम पहले हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रखेंगे। कैसे नागरिकों पे अत्याचार होते थे, कैसे नागरिकों के द्वारा कैसे यातनाएं झेली जाती थी ऊंचे वर्गों के द्वारा। तो पहले हम, ये गांधीवादी सिद्धांत यही बात कहता है कि लोक अदालत इसी आधार पर लाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह एक प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय निर्णय प्रणाली से एक पुराना रूप है। समय के साथ साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिकरण 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया। पहले इसका वैधानिक दर्जा नहीं था, 1987 के बाद इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। अब एक नालसा भी है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। यह अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालत का भी आयोजन करती है। लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत वो होती है जो जैसे किसी में मतभेद हो जाता है, मतभेद होने के कारण उसमें समझौता कराने के लिए लोक अदालत सामने आती है, या फिर किसी के भी द्वारा ऐसा कोई मामला सामने आ जाता है जो आपस में कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे आदमी आ जाते हैं कि वो अब लोक अदालत को सामने लाकर अपना फैसला सुनाना चाहते हैं। तो ये इसके आप क्षेत्राधिकार को भी लिख सकते हैं। लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिए पक्षों के बीच समझौता या समझौता कराने के तय करने का अधिकार क्षेत्र होता है। हाँ, एक बात इसमें आप और कोट करना कि जो लोक अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है। अगर लोक अदालत ने कह दिया कि ये बात सत्य है तो वो आप किसी भी जाकर उसमें अपील नहीं कर सकते, ना ही किसी हाई कोर्ट में, ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। तो ये लोक अदालत की खासियत है। तो आप इसमें बातें अच्छी तरह से लिख सकते हैं। नालसा का गठन, आप इसमें नालसा का जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। नालसा का गठन कंपनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत
1995 को किया गया था, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुक्त और संख्या कानून सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रवादी एक समान नेटवर्क है। नालसा एक ऐसा प्राधिकरण है जिसके तहत सरकार के द्वारा जो गरीब तबके लोग होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए फ्री कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो आपको यह बात इसमें लिखनी होगी, अच्छे से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेवा के लिए और इसके जो नालसा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बात करते हैं, अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारती की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति को विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, अगले क्वेश्चन में इसमें बताऊंगा मैं आपको। अब रूस यूक्रेन संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसके बारे में तो आप जितना ज़्यादा लिख देंगे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण आपको पता होगा कि रसिया को यूक्रेन उसमें जाने का विरोध करता रहा है कि रसिया के द्वारा कि अगर आप नेटो को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास युद्ध कर दिया जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण ये लिख दिए कि नेटो को जाने का विरोध करने के कारण ही रसिया ने उस पर आक्रमण किया है। और फिर आक्रमण करने के बाद वो अभी भी पश्चिम देशों के द्वारा एड ले रहा है, उनका हथियार सप्लाई हो रहा है यूक्रेन के अंदर, जिससे कि वो लड़ पा रहा है। आज के टाइम पे भी वो टिका हुआ है रसिया के सामने। तो आप इसमें लिख सकते हैं, कारणों की विवेचना बहुत है, आप लिख दीजिए। भारत नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले के कौन कौन से हैं वो समझाइए। पहले तो आप भारत की जो सीमा लगती है उसको समझाइए। भारत की जो सीमा लगती है 4 राज्यों से लगती है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड से अब भी लगती है। 5 राज्यों से लगती है। तो 5 राज्यों से जो सीमा मिलाकर लगती है वो 1850 की सीमा किलोमीटर की है। तो आप इसमें सब बातें बेसिक चीज़ों को लिखिए पहले। उसके बाद आप लिखिए भारत में लोगों में लगभग 60 लाख लोग रहते हैं। जो नेपाल के लोग हैं भारत में रहते हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और बिहार के अंदर रह रहे हैं, सिक्किम के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो पहाड़ी रीजन से होकर प्लेन रीजन में आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा जीविका भारत का और नेपाल का एक रोटी बेटी का टुकड़ा है। तो आप इसमें मेन इंपॉर्टेंट कारण लिख सकते हैं। और जो भारत के जो एक्सरसाइज होती है उनके बारे में लिखेंगे, जैसे सूर्य किरण की एक्सरसाइज है भारत और नेपाल के बीच होती है। और हम गोरखा को भी रेजिमेंट में अपनी हमारे भारत के अंदर एक आर्मी के अंदर एक गोरखा रेजिमेंट भी है, जो कि हम नेपाल से उनकी नियुक्ति करते हैं। एक गोरखा रेजिमेंट हमने बना रखी है। और भारत की जो सामरिक साझेदारी है उसके आप चर्चा कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आप इसमें लिखेंगे कि जो भारत के और नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले हैं उनको कोट करेंगे। पहले तो मैंने इसमें आपको डिस्कशन दिया है कि जो इसका बेसिक सी जो डिस्कशन है, जो डेफिनेशन है, वो सभी इसमें लिख दीजिए आप लगभग 50 वर्डों में। उसके बाद आप इसमें विवादास्पद जो मामले हैं पहले उसको कोट कीजिए। एक लिम्पियाधुरा का मामला है और एक कालापानी लेपू लेक। आपको पता होगा थोड़ा सा जो इलाका पड़ता है जो काली नदी के आसपास है, उसमें जो नेपाल है वो अपनी टेरिटरी बताता है काले पानी को, और भारत के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि ये भारत की टेरिटरी है। 1816 की आपको सोगोलू की संधि इसमें लिखनी है, जो सोगोलू की संधि भारत और उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत की गई थी। तो नेपाल के द्वारा और इसके द्वारा जो ये ट्रीटी साइन की गई थी उसका भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाएगा। अब बात करते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, स्वयं सहायता समूह जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रभावकारी और लाभकारी बनाने के साधन बताइए। पहले तो आप समझाइए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए फाइनेंशियल इंटरवेंशन कमेटी यूजुअली कंपोज ऑफ द 10 to 25 लोकल वुमेन बिटवीन एज ऑफ 18 एंड 40। एक 18 से 40 साल की उम्र की जो लेडीज होती हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप के आधार पर कितने का ग्रुप हो सकता है, 10 से लेकर 25 लेडीजों का ग्रुप हो सकता है। उसमें वो अपनी थोड़ी थोड़ी करके पूंजी को जमा करेगी और जिस लेडीज को वो पूंजी की जरूरत है तो वो उसमें ले लेगी। थोड़ा सा आप इसमें डिटेल से लिख दीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना 2011 में की गई थी। इसका जो मेन मोटिव है वो उनकी जो जमा पूंजी होती है, वुमेनों की जो जमा पूंजी होती है उनको सुरक्षित करना है, और अगर किसी को उसकी ज़रूरत है तो वो उसको ज़रूरत के आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये सब बातें आप इसमें
समझा सकते हैं। और सरकार के द्वारा भी इसमें प्रोत्साहन किए जाते हैं, जैसे बैंक से लोन मिल जाता है इजीली, और बैंक से लोन दिखा करके ये सब बातें इसमें आप लिख सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितना ज़्यादा लिखेंगे अच्छा सा हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, बताइए कि उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक सफल है। अब मिशन शक्ति के बारे में बताइए पहले तो आप कि मिशन शक्ति होता क्या है। मिशन शक्ति है जो 15वें वित्त आयोग के तहत अवधि 2022 और 25 में के दौरान लाया गया था। मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं की रक्षा सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना का क्या मतलब है, जो भी सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, योजना चलाई जा रही है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही मिशन शक्ति का कार्यक्रम है। और मिशन शक्ति के आप डेफिनेशन लिख दीजिए। जो डेफिनेशन ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर गवर्नमेंट जो सेंटर के गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही मिशन शक्ति का उद्देश्य है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, तो क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा। जैसे आप इसमें एक दो उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे टोल फ्री नंबर इसमें लगाया जाता है, अस्थायी आश्रय लगाया जाता है, कानूनी सहायता इसमें दी जाती है, मनोसामाजिक परामर्श इसमें दिया जाता है, जो चिकित्सा सहायता है वो इसमें दी जाती है, पुलिस सुविधा, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको रोका जाता है रोकथाम के लिए। उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं। हिंसा से प्रभावित महिलाएं एवं संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक निरंतर देखा लिंग आधारित लिंग चयन उन्मूलन के लिए जो बालिकाएं होती है अस्तित्व के संरक्षण के लिए, ये सब बातें आप इसमें लिखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। जो महिलाओं के लिए ऊपर अत्याचार होते हैं और उसको एक प्लेट योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो सब बातें उसमें आप सामने आ जाएगी। इस आधार पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम लाया गया था। अब अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है? इस संदर्भ में जो प्रकलन समिति होती है, एस्टिमेट समिति होती है, उसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं। जो समिति होती है, पहले तो आप ये समझिए कि समिति क्या होती है। पार्लियामेंट कमेटी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो परमानेंट रहती है। एडहॉक कमेटी वो होती है जो सिर्फ कुछ समय के लिए बनती है और उसका कार्यक्रम मतलब उसके उद्देश्य पूरे होने के बाद ही उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको अबोलिश कर दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में होती है जो स्थायी समिति होती है, उनको साल दर साल उनकी जो कार्यक्रम होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, उसको पूरा करने के आधार पर उनका जो कार्यकाल होता है उसको आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है। अस्थायी समिति और तदर्थ समिति, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और इसमें आपको ये सब बातें लिखनी होगी जो कमेटी होती है वो किस किस आधार पर होती हैं। एक फाइनेंशियल कमेटी होती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, कमेटी टू इंक्वायरी होती है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज होती है, कमेटी रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस होती है, हाउस कीपिंग कमेटी होती है। आप इसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें आप सिर्फ ये लिखें, कमेटी दो प्रकार की होती है, एडहॉक और स्टैंडिंग कमेटी, तो बातें हो जाएंगी। और बात करते हैं अपनी एस्टिमेट कमेटी की। जो एस्टिमेट कमेटी की जो भूमिका है वो पहले तो आप ये लिखनी होगी। इसके बारे में पहले आप इसमें डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या है? द फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी इज द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा वाज कॉन्स्टिट्यूट 1950 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मथाई द फाइनेंशियल मिनिस्टर। उस टाइम के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे जॉन मथाई जी, उनके रिकमेंडेंट के आधार पर एस्टिमेट कमेटी को लाया गया था। इसके जो मेंबर है वो 30 मेंबर होते हैं, जो सारे के सारे मेंबर लोकसभा से आते हैं। मेंबरशिप टोटल लोकसभा से आते हैं, और जो इलेक्टेड होता है लोकसभा के एवरी ईयर अमंग्स द ओन मेंबर, और इसके एक अध्यक्ष भी होते हैं। ऑल पार्टी गेट ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन इन इट द टर्म ऑफ द ऑफिस 1 ईयर। इसका जो कार्यकाल होता है एक अध्यक्ष का, उसका 1 साल का कार्यकाल होता है। तो ये बात इसमें आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। जो मैंने बात इसमें बताई आपको वो सब बात इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अनुच्छेद 52 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अंदर उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 के अंदर लगभग 52 से लेकर 58 तक उस जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होती हैं, अभी तो जो भारत के राष्ट्रपति बनी है जो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं।
गिरीश नहीं, द्रौपदी मुर्मू, सॉरी, द्रौपदी मुर्मू जी जो संथाल जाति से आते हैं, उनके बारे में अभी हाल ही में डिस्कस हुआ है, तो इस आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसमें ये बातें बता सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस आधार पर जो उनका किया जाता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन किया जाता है। पहले तो इनके क्वालिफिकेशन को देख लीजिए आप। मस्ट बी अबाउट 35 ईयर ओल्ड, 35 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, वे किसी भी लाभ पर पद पर ना हो, और लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। मस्ट बी रजिस्टर इलेक्टर ऑफ इंडिया में होने चाहिए, और 50 एलिजिबल आपके वोटर होने चाहिए, जो लोकसभा के अंदर चाहे राज्यसभा के अंदर 50 आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस चुनाव के लिए आप एलिजिबल हैं। अब इसमें मैंने आपको बता दिया है कि टोटल कितनी वोट होती हैं, उनकी अलग से उनकी वो निकाली जाती है, वोटों की संख्या निकाली जाती है, उनकी वैल्यू निकाली जाती है कि टोटल कितनी होती हैं, और उसको 1000 से गुना किया जाता है। तो आप इसमें दो बातें हैं तो लिख सकते हैं, अनुच्छेद के बारे में लिख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये बातें इसमें लिख दीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचित कैसे होते हैं लिख देंगे, आसान सा ही क्वेश्चन है। अब भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की संभावना की सीमा की दर्शाना है आपको, कि जो भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभावित है, और क्या क्या इसके जो नतीजे हो सकते हैं, और किस आधार पर क्या इसका फायदा हो सकता है, और क्या क्या इसमें प्रतिक्रियाएं जो अपोजिशन के द्वारा दी जाती हैं, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। पहले तो एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लिखिए आप। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। आवश्यकता है कैसे, जो इससे फायदा होगा, चुनाव कराने की जो वित्तीय लागत होती है वो कम हो जाएगी, लगभग हर 5 साल भर जो चुनाव चलते रहते हैं उसको कम कर दिया जाएगा, अगर 5 साल में एक बार ये इलेक्शन होगा तो। बार बार प्रशासनिक स्थिरता को कम हो जाएगा, और जो सुरक्षा बलों की जो बार बार तैनाती की जाती है वो नहीं करनी पड़ेगी। आने वाली अदृश्य जो लागत होती है वो कम हो जाएगी। राजनीतिक दलों के जो अभियानों में खर्चा आता है वो खत्म हो जाएगा। तो आप इसमें बातें लिख सकते हैं जो इसकी पृष्ठभूमि है। लगभग 1951 जो 52 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सभी राज्यों में एक ही इलेक्शन हुए थे, और सेंटर में भी एक ही इलेक्शन हुए थे, तो एक ही बार इलेक्शन हुए थे। उसके बाद यही प्रक्रिया 3 बार चली है। उसके बाद क्या हुआ है, 1968 और 1969 में कुछ राज्यों में वहाँ की जो विधानसभा है वो भंग हो गई, वहाँ की जो विधानसभा है उसको भंग कर दिया गया, तो फिर डिसबैलेंस हो गए। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रक्रिया आज के टाइम पे फॉलो करी जा रही है, हर एक साल में लगभग 5 राज्यों में इलेक्शन होते रहते हैं। अब इसके अपोजिशन में जो सरकार है, जो छोटे छोटे दल हैं, जो बड़े दल हैं, वो इसमें क्या बातें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप इसमें ये भी लिख दिए। जो संघीय जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे किसी पार्टी का होल्ड सबसे ज़्यादा है और स्टेटों में उस पार्टी का होल्ड नहीं है, तो वो पार्टी फिर से उसका सबसे ज़्यादा आधिपत्य हो जाएगा, और क्षेत्रीय दलों की नुकसान होगा। ऐसा माना जाता है कि 7 चुनाव के क्षेत्रीय दलों का नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक साथ होने से जो चुनाव पर मतदाता मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक हो जाती है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है वही इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज करेंगे, और इसमें आपको बेनिफिट भी लिखना है और इसके नुकसान भी लिखने हैं, तो आप इसमें क्वेश्चन को इजीली हल कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। मालूम होना चाहिए जो केशवानंद भारती मामला रहा है 1973 का, उसमें क्या बात कही गई है कि जो भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी अबोलिश नहीं होना चाहिए। क्या कहा गया है इसमें, जो मामला दिया गया था वो अनुच्छेद 13 का और अनुच्छेद 68 का। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मामला सामने आया था वो प्रॉपर्टी राइट को लेकर आया था। जो प्रॉपर्टी राइट का जो अधिकार होता है, फिर अमेंडमेंट करने के बाद 44वां संविधान संशोधन लाया गया, और ये सब बातें ये चर्चा में रहती हैं। केशवानंद भारती का मामला है, बेरूबारी का मामला है, गोलकनाथ का मामला है, तो आप इसमें कोड कर दीजिए तो ये सब बातें हो जाएंगी। और हाँ, केशवानंद भारती का मेन इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जजों की पीठ इसको गठित की गई थी, इसको जो सुनवाई की गई थी, वो सबसे ज़्यादा अब तक की जजों की पीठ थी। तो आप इसमें ये सब बातें इसमें आप लिख सकते हैं। केशवानंद भारती का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसी भी आधारभूत ढांचा को, जो संविधान का आधारभूत ढांचा रहा है, तो इसमें आप बेसिक ऑफ डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बातें इसमें लिख सकते हैं। अब 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समस्याओं में सुधार का आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। मालूम होना चाहिए आपको, जो हमारे देश में, पूरे देश में यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति करती है। ऐसे ही स्टेटों में अपनी अपनी लोक सेवा आयोग होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग है।
तो आप वो क्या करते हैं कि समूह ग के और समूह क के पदों की भर्ती करती है। उनकी भर्ती की प्रक्रिया कैसे होती है कि वो एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये सब बातें आप इसमें लिख दीजिए। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी राज्यों के लिए ही भर्ती कराती है। सेंटर में जो यूपीएससी है वो भी राज्यों के लिए भर्ती कराती है और वहाँ से नियुक्त होकर राज्यों में ही वो कार्य करते हैं। राज्यों के क्षेत्रों में जाते हैं, सरकार उनको रिकमेंड करती है। जो डीआरटी डिपार्टमेंट ऑफ जो ट्रेनिंग होता है वो उनको रिकमेंड करता है, सरकार उनको नियुक्ति करती है, राज्यों में जाके उनका कार्य करना होता है। तो वो सरकार की सिफारिश पर कार्य करते हैं, लेकिन जो स्टेट के गवर्नमेंट रहते हैं उनके आधार पर ही वो कार्य करते हैं। तो ये बात इसमें लिख दीजिए। और इनके सुधारों की एक रिफॉर्म होते हैं जो उनमें आप व्याख्या कीजिए, तो क्वेश्चन आपका इजीली हल हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत और अमेरिका के बीच विवाद और सहयोग के क्षेत्र क्या हैं, चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत और अमेरिका का क्या है, भारत और अमेरिका का जो विवाद है अब से लगभग 20 साल पहले बहुत रहा है। क्यों, आपको पता होगा 1999 का एक कारगिल युद्ध रहा है। उसमें भारत ने सहायता मांगी थी अमेरिका से। भारत ने कहा था कि आप हमको जीपीएस अपना प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि हमें जो वहाँ पे जो पहाड़ पर वो जो हमारे ऊपर बम गोले दाग रहे हैं पाकिस्तान के सैनिक उधर से, तो हमें दिखने में दिक्कत आ रही थी। तो ये सब बातें उसमें सामने आई कि जो अमेरिका के द्वारा हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किए गए उस टाइम पे, कि हमें ऐड नहीं प्रोवाइड किए गए, जीपीएस की नहीं प्रोवाइड किए। लगभग 20 सालों से अभी कुछ हमारे जो रिलेशन है वो ओबामा के टाइम में अच्छे हुए हैं अमेरिका के साथ, और जो हमारा जो व्यापार है वो भी बढ़ा है। आपको मेन इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बता देता हूँ कि जो हमारा जो ट्रेड सरप्लस रहता है वो अमेरिका के साथ प्लस में रहता है। ये बात ध्यान रखना, ट्रेड का जो सरप्लस रहता है वो हमेशा हमें अमेरिका के साथ, क्योंकि हम अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं और अमेरिका से आयात कम करते हैं। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है, जो कारण है वो एक ट्रीटी है जो सरकार उधर के वो उनको करता है अमेरिका के द्वारा, कि ये हमारी प्रायोरिटी पर रखे गए हैं ये देश, इनके देश के जो आयात होता है ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। अब जो अमेरिका के साथ हमारे संबंध है कि हम क्वाड में इनके सामरिक भागीदारी करते हैं, G20 में हम भागीदारी करते हैं, 2+2 मीटिंग वार्ता करते हैं और एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। तो भारत के अंदर लगभग 6 लाख जो डायस्पोरा है हमारा, जो प्रवासी हैं, वो काम करने के लिए जाते हैं अमेरिका के अंदर, और वीज़ा के लिए बातें चलती रहती हैं, तो नौकरी करने के लिए जाते हैं। तो भारत के और अमेरिका के संबंध जितने आप बढ़ाएंगे अच्छे से हो जाएंगे। अमेरिका के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत क्यों है, क्योंकि हमको चाइना को वो काउंटर करने के लिए भारत की सपोर्ट करता है। इस आधार पर भी अमेरिका इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा हमने रशिया के साथ 400 S-400 हमने डील साइन की थी, एक डिफेंस इक्विपमेंट है हमारा, और उसके तहत जो अमेरिका के द्वारा काटसा का लगाया गया था और दूसरे देशों पर काटसा का सैंक्शन लगाए गए थे, लेकिन भारत के ऊपर नहीं लगाए गए। वो दर्शाता है कि हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैसी है। तो आप इसमें बातें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 20वें क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका क्या होती है। आपको पता होगा 17 गोल हैं, 17 SDG इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। उसमें जो विश्व बैंक की क्या भूमिका है, पूरे दुनिया पर विश्व बैंक ने SDG के गोल दिए हैं कि आपको ये सब जो गोल हैं 2030 तक आपको सेट करने हैं। और जो हमारी नीति आयोग है, हमारे देश के अंदर स्टेटों की रैंकिंग निकाली जाती है नीति आयोग के द्वारा, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है भारत के लिए वो नीति आयोग के इंडेक्स रहते हैं। विश्व बैंक के अलग से इंडेक्स निकालती है दुनिया के लिए, लेकिन हमारे जो भारत में जो इंडेक्स निकाले जाते हैं वो नीति आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं, SDG के इंडेक्स। उसमें क्या क्या आते हैं कि आपको आपके देश, आपके राज्य या देश में भुखमरी कितनी है और गरीबी कितनी है, और एजुकेशन कैसा है उस राज्य में, और हेल्थ कैसी है। तो ये सब बातें अब इसमें आप इसमें लिखेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। विश्व बैंक की क्या भूमिका रही है तो आप इसमें लिख दीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने सभी वो टॉपिक डिस्कस किए हैं जो यूपी PCS के GS पेपर 2 में आए हैं। तो सब बातें इसमें मैंने आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है। लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।